देश की राजधानी में अगर देश विरोधी नारे लगे तो देश के लिए सवाल बड़ा हो जाता है। अगर जेएनयू जैसे विश्वविद्यालय में राष्ट्र विरोधी नारे लगे तो सवाल देश के भविष्य पर हो जाता है। लेकिन इन सब के बीच सवाल यह भी है कि क्या जेएनयू के मामले को ज्यादा तूल दे दिया गया है, जिस वजह से इस वक्त देश प्रेम बनाम देशद्रोही की स्थिति बनती जा रही है। इस पर आज हम चर्चा करेंगे। हिंदुस्तान जेएनयू में राष्ट्र विरोधी नारे को लेकर इस वक्त देश में हारा हुआ है। देश प्रेमी और देशद्रोही को लेकर तमाम सियासी दल आमने सामने हैं, तो दूसरी तरफ जेएनयू में राष्ट्र विरोधी नारा लगाने वाले कन्हैया कुमार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। लेकिन इससे पहले जिस तरह से पटियाला कोर्ट में कन्हैया कुमार को लेकर वकीलों की दो गुटों में जमकर झड़प हुई, ये सवाल करते हैं कि आखिरकार देश में क्या चल रहा है। आपको बता दें कि ये पूरा मामला शुरू हुआ जेएनयू से, लेकिन जेएनयू से बढ़ते बढ़ते ये मामला अब काले कोटधारी वकीलों के बीच झड़प में भी तब्दील हो रहा है। दो गुट आमने सामने हो गए। वजह यह रही कि एक गुट कन्हैया कुमार का समर्थन कर रहा था तो दूसरा गुट विरोध कर रहा था, और विरोध इस कदर हुआ कि दोनों ही गुट आमने सामने आ गए। क्या स्थिति बनी हुई है इस वक्त देश में? एक तरफ वकील लड़ रहे हैं, एक तरफ छात्र नारेबाजी कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हमारी राजनीतिक पार्टियां खेल खेल रही हैं। क्या इस वक्त देश प्रेमी और देशद्रोही को लेकर देश की अखंडता सवालों के घेरे में है? तो दूसरी तरफ कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर इलाहाबाद में राष्ट्र विरोध का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तो राहुल गांधी, ये तस्वीरें हम आपको उनके जेएनयू दौरे की दिखा रहे हैं, जहां पर वो छात्रों के बीच गए थे। सीताराम येचुरी भी नजर आ रहे हैं। वाम दल के नेताओं के साथ राहुल गांधी इस वक्त हाथ मिलाते नजर आए और जेएनयू पहुंचे थे, और यहां पर जो छात्र हैं जिन पर मुकदमा दर्ज हुआ, जिन पर देशद्रोह का पूरा मामला दर्ज किया गया, उनके समर्थन में खड़े होते नजर आए। कहीं ना कहीं किरकिरी हुई राहुल गांधी की, कहीं ना कहीं उन पर सवाल उठे और इस पूरे मुद्दे को राजनीतिक रंग देने का आरोप भी लगा। फिलहाल ये देशद्रोह का मामला भी उन पर दर्ज किया गया है इलाहाबाद हाई कोर्ट में। ये पूरा मामला शुरू हुआ जेएनयू में छात्रों के नारेबाजी से, लेकिन धीमे धीमे इसने राजनीतिक रूप ले लिया। देश की अखंडता पर सवाल उठने लगे। देश में इस वक्त जो स्थिति बनी है वो विस्फोटक है, क्योंकि हर गुट आमने सामने है। चाहे वकीलों की बात कर ले, चाहे पत्रकार और वकीलों की बात कर ले, चाहे हम राजनीतिक दलों की बात कर ले, चाहे हम छात्रों की बात कर ले। दिल्ली पुलिस की भारी सुरक्षा में कन्हैया को दिल्ली के पटियाला कोर्ट में पेश किया गया। पेशी के दौरान वकीलों ने जमकर हंगामा किया। भारत माता की जय के नारे लगाए गए। प्रदर्शन कर रहे वकीलों का कहना है कि पहले हम देश के नागरिक हैं, वकील बाद में हैं। केएनयू संवाददाता अमित दुबे ने प्रदर्शन कर रहे वकीलों से बात की। आप देख सकते हैं पटियाला हाउस के बाहर एक बार फिर वकीलों द्वारा मीडिया पे हमला करने की कोशिश की गई, और अंदर से यहाँ पे अभी पत्थर आया है, और खासतौर पे कुछ कैमरामैन फिर हैं जो तोड़ दिए गए, और ये पत्थर अभी जस्ट यहाँ से बाहर आया है। जिस तरह से यहाँ पे पत्थर आया है, जाहिर तौर पर फिर ये अंदर जो वकील मौजूद है वो नहीं चाहते कि मीडिया इस चीज को कवरेज करे, और इसको लेके विरोध है। कुछ कैमरामैन आज भी अंदर गए हैं और जिन्हें लेके अब यहाँ आपको गेट पे देख सकते हैं कि जिस तरह से वकील अंदर से भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं। यहाँ पे खासतौर पे जिस तरह हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे भी सुनाई पड़े। पूरी वकील की यूनियन और यही वो वकील हैं जो कि लगातार जो यहाँ पे हंगामे काट रहे हैं। कैसे लिबर्टी चाहते हैं, कैसे इंटेलेक्चुअल लोग हैं, ये होती है नॉलेज। भारत को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। ये इतने अच्छा पढ़े लिखे, टॉप यूनिवर्सिटी में ये हो रहा है, तो क्या उठने वालों को बांट ही देंगे। हम एडवोकेट बाद में है, पहले एक सच्चे हिंदुस्तानी है। फर्स्ट वी आर ट्रू इंडियंस, हम सच्चे हिंदुस्तानी है। एडवोकेट को छोड़ो, सच्चे हिंदुस्तानी है हम। जो हमारे देश में ऐसी बात करेगा वो मरेगा।
जो है वकील बाद में, और उससे पहले ये हिंदुस्तानी है। और आपने यहाँ पे सुना होगा कि जब हमने इनसे सवाल किया कि मीडिया को आखिर निशाना क्यों बना रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मीडिया को वो लोग निशाना नहीं बना रहे हैं और जाहिर तौर पर किसी ने पत्थर फेंका होगा, लेकिन उस घटना को लेकर इनमें खासा यहाँ पे रोष दिखाई दे रहा है। कैमरामैन नदीम के साथ अमित दुबे, के न्यूज दिल्ली। वहीं कन्हैया कुमार को दिल्ली के पटियाला कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट परिसर में वकीलों ने कन्हैया कुमार से जमकर मारपीट की। मौके पर मौजूद चश्मदीदों से के न्यूज संवाददाता अमित दुबे ने बात की। धीरेन्द्र जी हमारे साथ में है, जो कि कोर्ट परिसर के अंदर मौजूद है पटियाला। सर, आपने कोर्ट में क्या देखा? कोर्ट परिसर के अंदर मैं मौजूद था। मैं गेट नंबर 5 के ऊपर इंतजार कर रहा था अपने वकील की, लेकिन उनको 3 नंबर गेट से लाने वाला था। पता चला कन्हैया को राजल पुलिस वाले लेके आ रहे थे और इधर से पुलिस वकील भागते हुए गए और वो 100 से ज्यादा की तादाद में थे और उसको वहाँ पे मारा गया और पुलिस ने बचाने की कोशिश करी, पर कितनी चोट लगी है। और ये बहुत दुख की बात है कि कोर्ट प्रेमाइसेस के अंदर जहाँ पे न्याय मिलता है, अगर आरएसएस के लोग और बीजेपी के लोग ये न्याय पद्धति के अंदर रुकावट पैदा करेंगे तो ये बहुत बुरी बात है। और यही देशद्रोह है। देशद्रोह के नाम पे ये गुंडागर्दी कर रहे हैं। क्या सर, आप किस वजह से यहाँ पे मौजूद थे? क्या था? मेरी बेटी यहाँ पे एडवोकेट है, मैं उससे मिलने आया हुआ था, उसकी इंतजार कर रहा था गेट नंबर 5। क्या ये वही लोग थे जो कल मीडिया पे जिन लोगों ने हमला किया था? ये वही वकील लगते हैं, पर मैं शक्ल से मैं कंफर्म नहीं कर सकता। ये गुंडे हैं। बात करने के लिए शुक्रिया। तो धीरज जी को सुन रहे थे, जो साफ कर रहे थे कि जिस तरह से कन्हैया कुमार पे हमला हुआ उन्होंने खुद देखा। हालांकि पुलिस जो है उन्हें बचाने का प्रयास कर रही थी, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि एक बार फिर पुलिस कन्हैया की सुरक्षा करने में नाकाम हुई है। कैमरामैन नदीम के साथ अमित दुबे, के न्यूज दिल्ली। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र रहे वरिष्ठ बीजेपी नेता रामेश्वर प्रसाद चौरसिया ने देश विरोधी नारों की निंदा की है। उन्होंने कहा कि जेएनयू कैंपस में देश विरोधी गतिविधियां हो रही हैं और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इस मुद्दे को लेकर बीजेपी नेता रामेश्वर प्रसाद चौरसिया से के न्यूज संवाददाता राघवेंद्र पांडे ने खास बात की। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रामेश्वर चौरसिया जी। रामेश्वर जी, आपका जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से पुराना नाता रहा है। हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का यही स्वभाव है, या उन नेताओं के बारे में भी हम आपका राय जानना चाहेंगे जो इस घटना को लेकर उनके समर्थन में उतरे हैं? देखिए, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय लर्निंग का एक बहुत बड़ा सेंटर है। देश विदेश से वहाँ लोग पढ़ने आते हैं। हम लोग भी इंटरव्यू दे करके टेस्ट कर बड़ी खुश हुए थे। हम भी 3 साल वहाँ पढ़े, हम भी पीएचडी कर रहे थे। लेकिन आज ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ 10-20 नौजवानों के चलते आज जेएनयू बदनाम हो रहा है। आज भी जाइए जेएनयू में आम जन लोग जो है अपनी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, क्लास कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे अराजक तत्व जिनको जो यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष कन्हैया जिनसे पूछताछ की जा रही, वो वहीं खड़े थे, उनको कहीं रोकते हुए दिखाया। 1 सप्ताह से वहां पोस्टर लगे हुए थे देश विरोधी। कन्हैया की जिम्मेवारी यानी वहां के संगठन की जिम्मेवारी थी, छात्र संगठन और टीचर संगठन की, ऐसे लोगों को रोके। वीसी ने परमिशन कैंसिल कर दिया। आज जो टीचर ये स्टूडेंट कर रहे हैं, मैं इनसे पूछता हूं कि क्या आप देशद्रोहियों के साथ हैं? आपके सामने नारे लगाए जा रहे हैं, आप कह रहे हो गलत लोगों पर कार्रवाई नहीं हो। आप ये नहीं मांग कर रहे हो कि उन लोगों पर कार्रवाई हो। अरे भाई, पूछताछ हो रही है ना, कार्रवाई पुलिस नहीं कर देती है, नेता नहीं करता है, कोर्ट में मामला जाएगा, कोर्ट तय करेगा। तो इस न्यायालय पर आपको भरोसा है तो आपको तो रोकना चाहिए था। 1 सप्ताह से चल रहा है। जेएनयू में ऐसी गतिविधियां पहले भी होती थी, आपको बता दूं। ये पता नहीं क्या है, कुछ लोगों ने अड्डा बना लिया है। लेकिन सरकार ऐसी नरम थी, जैसे जादवपुर यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं ममता सरकार एक्शन ले रही है? भाई, देशद्रोही नारे लग रहे हैं। ये देशद्रोह पर राजनीति होनी चाहिए, वोट बैंक पॉलिटिक्स होनी चाहिए। ये राजनीति देश के लिए होती है, देश राजनीति के लिए नहीं होता है। ये समझना चाहिए सबको। इसीलिए मैं मांग करता हूं कि पहले तो उन लोगों को यूनिवर्सिटी से बाहर करने की मांग करें, लोग निकाले। ऐसे लोगों की यूनिवर्सिटी में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। और जो पुलिस की कार्रवाई है उस पर सहयोग हो, न तो जनता का गुस्सा उबल रहा है, देश का गुस्सा उबल रहा है। जो नेता इस पर बयानबाजी कर रहे हैं और आतंकवादियों के साथ नजर आ रहे हैं अपने बयानों से, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, उनको जनता नहीं छोड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो रामेश्वर चौरसिया जी का कहना था कि देश में एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है और आज के नेताओं को ये चीज समझना चाहिए, क्योंकि ये सीधा सीधा राष्ट्र का अपमान है, राष्ट्रद्रोह का मामला है। जनता इनको आने वाले समय में माफ नहीं करेगी। कैमरामैन उमेश के साथ राघवेंद्र पांडे, के न्यूज दिल्ली। 9 फरवरी को जेएनयू में देश विरोधी नारेबाजी के बाद देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार ने दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में अपना बयान दिया है और जो बयान है वो चौंकाने वाला है।
जेएनयू में कुछ बाहरी और अंदर के लोगों ने असंवैधानिक नारे लगाए, वो इन नारों का विरोध करता है, ये कहना है कन्हैया कुमार का। जेएनयू में कुछ बाहरी और अंदर के लोगों ने संवैधानिक नारे लगाए और वो इन नारों का विरोध कर रहे हैं। हालांकि आरोप ये कन्हैया कुमार के ऊपर लगा है कि जब ये नारेबाजी हो रही थी, कन्हैया कुमार वहां मौजूद था और रोकने की कोशिश नहीं हुई कन्हैया कुमार की ओर से, और यही आरोप है कि कहीं ना कहीं कन्हैया कुमार का समर्थन था ऐसे नारेबाजी को लेकर। फिलहाल अब कोर्ट में जो बयान दिया गया है कन्हैया कुमार का, वो इस प्रकार है कि जेएनयू में बाहरी और अंदर के लोगों ने असंवैधानिक नारे लगाए और कन्हैया कुमार इन नारों का विरोध करते हैं। वहीं पटना से बीजेपी के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने कन्हैया कुमार का समर्थन किया है। कहना है कि बिहार के बेटे ने संविधान विरोधी बातें नहीं की, हमेशा पार्टी लाइन से अलग चलते हैं शत्रुघ्न सिन्हा, और एक बार फिर कन्हैया कुमार के समर्थन में आए। कहीं ना कहीं इसमें बिहारवाद नजर आया है। उनका कहना है कि बिहार के बेटे, कन्हैया कुमार ना बोल के बिहार के बेटा नाम दिया है कन्हैया कुमार का। उनका कहना है कि उसने संविधान के विरोध में कोई बात नहीं की है। वहीं जिस जेएनयू को लेकर इतना बवाल हो रहा है, उस जेएनयू के कुछ ऐसे आंकड़े भी हैं जिसे जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि राष्ट्र विरोधी गतिविधियां जेएनयू में पहले भी होती रही हैं। यहाँ पर 2010 में दंतेवाड़ा नक्सली हमले में शहीद 75 जवानों की मौत को विजय दिवस के जश्न के तौर पर मनाया गया था। पूरे देश में जब दुर्गा पूजा मनाई जाती है तो जेएनयू में दिल्ली हाईकोर्ट को रोक लगानी पड़ गई थी। वहीं जेएनयू में हर वर्ष यौन उत्पीड़न के 17 मामले सामने आते हैं। खर्च की बात कर ली जाए तो हर साल छात्र पर सालाना खर्च 3 लाख रुपए का होता है। हर वर्ष सरकारी मदद 244 करोड़ रुपए की जेएनयू को दी जाती है। वहीं इन सब के बावजूद दुनिया की टॉप 200 लिस्ट में जेएनयू नहीं है। लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो जेएनयू एक नाम है, एक रसूख है, एक टैग है। जेएनयू में जिस तरह से नारेबाजी हुई, देश विरोधी नारेबाजी हुई, उसके बाद पूरे देश में असहज स्थिति बनी हुई है। अगर सूक्ष्मता से देखा जाए तो इस वक्त देश दो फाड़ होता नजर आ रहा है। एक तरफ देश विरोधी गतिविधियों को संरक्षण देने वाले लोग हैं, उसका समर्थन करने वाले लोग नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ इसका विरोध करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं मारपीट भी इस सिलसिले में होती जा रही है। इसी मुद्दे पर हम चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी से नागेंद्र सिंह जी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस से हमारे साथ सुरेंद्र राजपूत जी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप विश्वकर्मा जी भी इस पर चर्चा में हमारे साथ शामिल हुए हैं। बीजेपी नेता सुरजीत सिंह डंग हमारे साथ है और दिल्ली से राजनीतिक विशेषज्ञ एसके दत्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, शुरुआत आप ही से करते हैं, क्योंकि राहुल गांधी जब पहुंचे जेएनयू, उसके बाद ये थोड़ी गतिविधियां, ये थोड़ा जो हालात और थोड़ा विस्फोटक हो गए और यहाँ पे राजनीतिक दल एक दूसरे पर खुली बयानबाजी करते नजर आ गए। साफ तौर पर राजनीति देश के लिए होनी चाहिए, राजनीति के लिए देश नहीं होना चाहिए। राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? तुलिका, महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग उठा रहे हैं। पहली चीज तो ये है कि आज की डेट में इस बहस में ये साफ होना चाहिए कि कौन देशभक्त है और कौन देशद्रोही है। इसको बंद कर दो यार जी। तो ये जो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर ना तो भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, सीपीआई या जितने भी राजनीतिक दल हैं, क्या कोई जिम्मेवारी से कह सकता है कि दूसरे दल के लोग देशद्रोही हैं? सच्चाई यह है कि अपनी अपनी देशभक्ति के, मैं आपको राहुल गांधी जी का कथन बताना चाहूंगा कि जब 2008 में न्यूक्लियर उस पर बहस हो रही थी तो सुषमा स्वराज जी के बाद राहुल गांधी जी बोलने के लिए खड़े हुए थे, तो उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी न्यूक्लियर बिल का विरोध कर रही है। हम इतिहास में नहीं जाना चाहते, हम अभी वर्तमान की बात करें। वर्तमान में जो स्थिति बनी है काफी विस्फोटक बनी हुई है, और जो बयानबाजी की है राहुल गांधी ने जेएनयू में, उसके बाद इलाहाबाद में उनके खिलाफ देशद्रोह का मामला भी दर्ज हो गया है कोर्ट में। तुलिका दीक्षित, अगर राहुल गांधी के बयान में अगर आपको एक अंश मात्र भी
कहीं पे देशद्रोह की भावना या किसी देशद्रोही के समर्थन की बात आए तो मैं राजनीति के जीवन से भी संन्यास ले लूंगा और जो किसी एक आतंकवादी की सजा है वो सजा मुझे मंजूर है। आप लोग किसी भी विषय को इतना हल्का करके न बताएं कि जिसमें किसी भी बात का कोई अर्थ ही न रह जाए। अगर राहुल गांधी ने सुरेंद्र राजपूत जी जेएनयू में जाके राहुल गांधी कहते हैं कि छात्रों की आवाज दबाई जा रही है, यहाँ पर छात्रों की आवाज दबाई जा रही है, मतलब छात्र यहाँ पर देश विरोधी नारेबाजी कर रहे हैं और अगर उसके खिलाफ कुछ बोला जा रहा है तो कहा जा रहा है कि देश छात्रों की आवाज दबाई जा रही है। ऐसी आवाज को हर कोई दबाएगा। नारे लगाए, आप इस बहस को थोड़ा गलत दिशा में ले जा रही हैं। आप पहले सुने मेरी बात को, प्रश्न करने के बाद जवाब सुनने का आप थोड़ा सा संयम रखें। इतिहास में मत जाइए सुरेंद्र राजपूत जी, वर्तमान में बात कीजिए। आपको जवाब नहीं मिलेगा और जनता नहीं समझ पाएगी। मैं वर्तमान की बात कर रहा हूं और जेएनयू की बात कर रहा हूं। आप सुनना नहीं चाहती है? बताइए मुझे राहुल गांधी ने कौन सा देशद्रोह का काम किया? बताइए मुझे राहुल गांधी ने किस राहुल गांधी ने जाके वहां पे कहा कि छात्रों की आवाज दबाई जा रही है। प्रवक्ता है भारतीय जनता सुरेंद्र राजपूत जी जो आप सवाल कर रहे हैं उसका जवाब भी सुन लीजिए। राहुल गांधी ने जेएनयू में जाके कहा है छात्रों की आवाज दबाई जा रही है, छात्र वहां पर देशद्रोह की नारेबाजी कर रहे हैं, क्या उनको दबाना गलत है? ये हमारा सवाल का जवाब दे दीजिए। आपके प्रश्न का जवाब मैं दे रहा हूं। देशद्रोहियों की आवाज को कुचल देना चाहिए, देशद्रोहियों की आवाज को नेस्त नाबूद कर देना चाहिए, लेकिन देशद्रोह के नाम पर छात्रों की आवाज को कुचलने के किसी भी प्रयास का विरोध किया जाएगा। कन्हैया ने कोई देशद्रोह की बात नहीं की है। कन्हैया ने देशद्रोहियों का विरोध किया है वहां पर। 21 मिनट का एक सवाल का जवाब दे दीजिए। उसको आप सुनिए। सुरेंद्र राजपूत जी एक सवाल का जवाब दे दीजिए। वो नारेबाजी आपने भी सुनी होगी जो जेएनयू में हुई थी, आपने सुनी थी? 11 लड़कों के खिलाफ आपने वो नारेबाजी सुनी थी? पुलिस सुरेंद्र राजपूत जी मेरा सवाल पूछना है, आपने वो नारेबाजी उसका सुनी विरोध थी? किया था, उसको पकड़ के ले गई। उस नारेबाजी के समर्थन में राहुल गांधी नहीं गए थे। वो समर्थन में गए थे राहुल गांधी? कन्हैया के समर्थन में गए। इस चीज को समझे आप लोग। वहां पर नारेबाजी हो रही है, कन्हैया बाद में पुलिस कस्टडी में गए हैं। उसके पहले ही राहुल गांधी वहां पर पहुंच चुके थे और उन्होंने कहा था कि छात्रों की आवाज दबाई जा रही है। कौन सा छात्र देश की बर्बादी के नारे लगाता है, ये कह रहा था राहुल गांधी। जानकारियों का अभाव है थोड़ा सा। एक बार अपने चैनल वालों से इस तथ्यात्मक जानकारी को ले लें और उसके बाद इस बहस को चलाएं। सुरेंद्र राजपूत जी सारी जानकारी हमारे पास है, आप नहीं सुनना चाहते राहुल गांधी के खिलाफ? उसकी पूरी वीडियो क्लिप हम आपको पूरी क्लिपिंग दिखाएंगे। आप थोड़ा हमें समय दीजिए, हम आपको पूरी क्लिपिंग दिखाएंगे। उसके बाद हम आपके पास वापस आते हैं। फिलहाल हम रुक करेंगे अपने दूसरे दिखाइए आप राहुल गांधी किस देशद्रोही के समर्थन में गए थे, वो जरा दिखाइए आप। जरूर हम आपको दिखाएंगे, हमको समय दीजिए, हम वो क्लिपिंग आपको दिखाते हैं। सुरजीत सिंह दिखाइए, आप अभी दिखाइए, उसके बाद बहस कराइए। मामला सामने आया, राहुल गांधी कहीं ना कहीं वहां पहुंचे और इस पूरी चिंगारी को उन्होंने जो हवा दी है उसका परिणाम है कि आज देश में ये हालात बने हुए हैं। आप पूछना क्या चाह रही हैं? आवाज आपकी नहीं मुझे मिल रही है। सुरजीत सिंह डंग साहब, यहाँ पे मेरा सवाल ये है कि ये पूरा मामला यूनिवर्सिटी में शुरू हुआ लेकिन इसको राजनीतिक रंग दिया गया। देखिए, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जब से प्रारंभ हुई तब से वहां राष्ट्रभक्ति की बात तो कभी किसी ने सोची ही नहीं। वहां वामपंथियों का कब्जा रहा, उन लोगों का कब्जा रहा जो अंग्रेजों के जमाने में भी देश में विरोध ही करते रहे, स्वतंत्रता के आंदोलन का विरोध किया, उसकी पीठ में छुरा भोंका। वहां वो लोग रहते रहे जहां इमरजेंसी लगी तो उसका समर्थन करते रहे। जो नारे लगे उन नारों पर जरा आप ध्यान दीजिए जी। अफजल उनका क्या लगता था? बाबा की चाचा जी। जो अफजल पूरी वैधानिक कार्रवाई के बाद उसको फांसी लटकाया गया, वर्षों तक वो कार्रवाई न्यायालय में चली जी, और उस न्यायालय की कार्रवाई के बाद उसको मृत्यु दंड दिया गया जी। और उस मृत्यु दंड देने का अर्थ ये हुआ कि न्यायालय ने ये पाया कि उसकी सारी कार्रवाई देशद्रोह से भरी हुई थी, वो देश के खिलाफ काम कर रहा था। उसने स्वीकारोक्ति में अपनी माना है
कि अजहर मसूद वगैरह लोगों से इनके सीधे सीधे संबंध थे, और इसके बावजूद अफजल के समर्थन में नारे लगाना, कश्मीर को अलग कर दिया जाए देश से, इसके नारे लगाना जी, ये नारे लगाना कि हम हिंदुस्तान जब तक नष्ट नहीं हो जाएगा, खत्म नहीं हो जाएगा, तब तक हम चैन नहीं लेंगे जी। आखिर इससे ज्यादा देशद्रोह के नारे क्या लग सकते हैं जी। जहां तक सवाल राजपूत जी का कहना है, मैं बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं, ये मामला राजनीतिक नहीं है। इसमें राजनीतिक दल बीच में आएंगे तो कठिनाई पैदा होगी जी। ये मामला देश प्रेम और देशद्रोह के बीच में है, और देशद्रोही कोई भी हो, जी सुरेश वो जी, किसी आपके पास पार्टी भी का आएंगे। हो, वो भारतीय जनता पार्टी का ही क्यों न हो, उसको एक क्षण के लिए भी इस देश में बर्दाश्त नहीं करना चाहिए जी। देश बड़ा है, हम सबसे बड़ा है जी। राजनीतिक दल भी देश के लिए ही काम करने का दम भरते हैं जी। और ऐसी स्थिति में राहुल जी का वहां जाना कोई बुद्धिमानी का काम नहीं था, और मैं समझता हूं कि पूरे देश की जनता इसको देख रही है। और वो ऐसा विश्वविद्यालय जहां एक बच्चे पर 3 लाख रुपया प्रति वर्ष देश की गरीब जनता की गाढ़ी कमाई का खर्च होता है, हर प्रकार की सुविधा उनके पास है, भोजन सब्सिडाइज्ड, हॉस्टल सब्सिडाइज्ड, ट्यूशन फी सब्सिडाइज्ड, स्वास्थ्य सेवाएं सब्सिडाइज्ड, और उसकी रेपुटेशन क्या है, वहां खुले रूप से यौन संबंध बनाए जाते हैं जी। वहां बाहर के गुंडे और देशद्रोही तत्व जो पाकिस्तान से और कश्मीर से आके वहां रहते हैं। और जहां तक सवाल कन्हैया जी का है, कन्हैया जी वहां के स्टूडेंट्स यूनियन के चुने हुए प्रेसिडेंट हैं, मैं भी छात्र संघ का अध्यक्ष रहा हूं। अगर हमारे कैंपस में कोई देशद्रोह की कार्रवाई हो रही है तो हमें खुले रूप से ऐसे लोगों को कान पकड़ के बाहर निकालने का काम करना चाहिए जी। उन्होंने स्वयं नारे लगाए हैं, आप क्लिपिंग दिखाएंगे, मैं वो क्लिपिंग देख चुका हूं जी। यही नहीं है, कम्युनिस्ट पार्टी के एक बहुत बड़े नेता डी राजा साहब, उनकी कन्या भी वहां नारा लगा रही है। आखिर क्या चाहते हैं ये लोग, इस देश को बांटने के लिए कसम खा रखी इन्होंने। देश किसी कीमत पर बटेगा नहीं। भारतीय जनता पार्टी हो, शिवसेना हो, जिनको आप कहते हैं सांप्रदाय, उनको छोड़ दीजिए, देश की सामान्य जनता भी इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। और ऐसे लोगों को अगर कानून काम नहीं करेगा, देश की सरकार कमजोरी दिखाएगी, तो जनता इनसे निपटेगी, ये बच नहीं पाएंगे किसी कीमत पर। वो चाहे राहुल गांधी जी जाए, चाहे वो केजरीवाल जी जाए, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी के नेता जाए। चलिए, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आखिर एक गरीब के बेटे को, कन्हैया गरीब के बेटे हैं, गरीब के बेटे को एक अवसर दिया इस देश की जनता ने कि 3 लाख रुपए महीने के सब्सिडाइज्ड स्टडी करे। वहां पढ़ने गए थे कि अफजल का समर्थन करने गए थे, भारत का विरोध करने गए थे। जी, जाहिर तौर पर वो शिक्षा का मंदिर है, वहां पर राजनीति होती है, लेकिन राजनीति का ये नहीं है। जी सुरेश जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, हम आगे बढ़े। राजनीति की सीमा है। ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हम आपके पास आते हैं, फिर आपकी बात हम सुन लेते हैं। जेएनयू में हुए बवाल के बाद देश में अराजकता की स्थिति बन गई है। एक देशद्रोह और देशभक्ति के बीच में एक लाइन खिंचती नजर आ रही है, और इसी पर लगातार हम चर्चा भी कर रहे हैं। सुरेंद्र राजपूत जी कुछ कहना चाहते थे, ब्रेक में जाने से पहले हमने उनसे ये कहा था कि हम ब्रेक में आने के बाद उनकी बात सुनेंगे। जी सुरेंद्र जी, बताइए। मुझे 2 मिनट दे दीजिएगा तुलिका, और प्लीज उसके बाद अगर कोई प्रश्न हो तो कीजिएगा। देखिए, 2-3 बातें डंग साहब ने बड़ी महत्वपूर्ण उठाई। एक तो जेएनयू की उन्होंने उस नवैयत पर ही प्रश्न उठा दिया। तो मैं पूछना चाह रहा हूं डंग साहब से कि 6.5 साल की सरकार थी भारतीय जनता पार्टी का, WR वाजपेयी जी के नेतृत्व में, उसी वक्त क्यों नहीं बंद कर दिया जेएनयू को? जी, सच्चाई ये है, अगर जेएनयू में यौन संबंध बनाए जाते हैं, अगर डंग साहब के पास ये जानकारी है तो इस जानकारी को भी सार्वजनिक करें, जाकर के पटियाला हाउस में इस जानकारी को भी दें। इसके अलावा तो मैं बीच में नहीं बोला, अगर मैं बीच में बोलूंगा तो मुझे 2 मिनट कह लेने दीजिए, फिर सारे सवालों का जवाब आप ही दीजिएगा। आप तो विद्वान प्रवक्ता हैं, हमारे बड़े हैं, और हमारे पुरखे भी रहे हैं आप छात्र राजनीति में। तो तीसरी बात जो इन्होंने कही कि साहब वहां पर देश विरोधी ही कृत्य हो रहे हैं और संविधान के विरोध में ही सारी बात हो रही है, तो ये देश का, मुझे सिर्फ इतना बता दें कि ये देश संविधान से चलेगा या भारतीय जनता पार्टी के कानून से चलेगा? आज की डेट में यहां पर कन्हैया ने अगर कोई भी देशद्रोह का काम किया हो तो आप उसको जब फांसी पे लटकाएं,
जिन लोगों ने देशद्रोह का काम किया, जिन लोगों ने देशद्रोही नारे लगाए, उनमें कुछ तथाकथित रूप से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के भी छात्र थे। उन्हीं वीडियो की क्लिपिंग्स में वो है। आप इस चीज को देखें कि जिस पीडीपी के साथ सरकार बनाए हैं कश्मीर में, उस पीडीपी ने अफजल को जो है अंतर्राष्ट्रीय शहीद घोषित कर रखा है अपने यहां पर। जिस तमिलनाडु में अन्ना डीएमके के साथ इन लोगों का समझौता रहा, उस अन्ना डीएमके ने वहां पर हिंदी आंदोलन में भारत मां को किस किस तरीके से डायन नहीं कहा और कौन कौन सी गाली नहीं बख्शी। उस समय तो डंग साहब छात्र राजनीति में थे। हिंदी आंदोलन में तमिलनाडु ने क्या किया था, इनके सामने की बात है। तो यहां पर दो तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये आखिर जेएनयू में ही क्यों, जेएनयू में ये सारा बवाल अगर पहले से है तो आज तक ये बंद क्यों नहीं हुआ। 20 महीने की मोदी जी की सरकार हो गई, 21 महीने की। ये बंद इसलिए नहीं हुआ कि इनको कोई परेशानी नहीं थी। ये संविधान विरोधी सारी चीजें हम लोग देशद्रोही, राहुल गांधी देशद्रोही और कांग्रेस देशद्रोही इसलिए हो गई है तुलिका यहां पर, चूंकि रोहित वेमुला के मामले में पूरे देश का छात्र जो है भारतीय जनता पार्टी के विरोध में खड़ा हो गया, पूरे देश का दलित जो है इनकी कारपोरेट नीतियों के विरोध में खड़ा हो गया, पूरा देश का छात्र जो है अडानी और अडवाणी के खिलाफ खड़ा हो गया। तो आज की डेट में इन्हें जेएनयू इसलिए याद आ रहा है कि जेएनयू के नाम पर ये छात्र संघर्ष को मारना चाहते हैं, ये गरीबों के संघर्ष को मारना चाहते हैं। और इस पूरे के पूरे प्रकरण में और कुछ नहीं है, छात्र विरोध देश का विरोध है। और ये मुझे सिर्फ बता दें कि हाथ में डंडा लेकर के भारत माता की जय करते हुए लोग और अपनी मां बहनों को जो गाली दे रहे हैं, आज ये जो वकील हैं, इनके सामने जो भारतीय जनता पार्टी के कारकुन हैं, इनके बारे में क्या कहेंगे कि अपनी मां बहनों को गाली दे करके और भारत मां की जय कही जा सकती है क्या? और किन यौन संबंधों की बात करते हैं डंग साहब? और सच्चाई है कि जेएनयू ने देशभक्त पैदा किए हैं। जेएनयू में डीपी त्रिपाठी पढ़े हैं, आप पढ़े हो ना पढ़े हो, प्रोफेसर रमेश दीक्षित पढ़े हैं, डी राजा पढ़े हैं, प्रकाश करात पढ़े हैं, वृंदा करात पढ़ी है और तमाम ऐसे देशभक्त लोग पढ़े हैं जिन लोगों का इतिहास है। और भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का आजादी के आंदोलन में कौन सा इतिहास और आजादी के बाद कौन सा इतिहास है, जरा बता दें। चलिए AK दत्ता जी आपके पास आ रहे हैं, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी सुरजीत जी आपके पास भी आएंगे। जी मैं उस यूनिवर्सिटी का छात्र भी रहा हूं जी। 1993 से लेकर 97 तक मैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में रिसर्च का छात्र रहा हूं जी। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि जेएनयू के अंदर किस तरह की चीजें होती है और क्या नहीं होती है जी। 2-3 उदाहरण दे रहा हूं। मैंने अपने आंखों से SR गिलानी वाला मामला पे झेलम लॉन्स, जहां पे प्रेसिडेंशियल डिबेट होती है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के छात्र चुनाव के दौरान, वहां पे मैंने तिरंगा को जलते हुए देखा था और वाम फ्रंट के जितने सारे संगठन हैं उन्हीं लोगों ने मिलकर तिरंगा को जलाया था जी। उसके साथ साथ शबीर शाह, SR गिलानी, इन लोगों का एक गोष्ठी होने जा रहा था स्कूल ऑफ सोशल साइंसेस यानी कि सामाजिक शास्त्र के ऑडिटोरियम पे। वहां पे वंदे मातरम को गाली दिया गया था। ये 90 की घटना है जी। और जहां हमारे कांग्रेस के मित्र जो कह रहे थे कि जिस तरह की गतिविधि हुई है उसका जितना भी बड़े पैमाने पे उसका बहिष्कार किया जाए, वो मैं समझता हूं कि बहुत कम है। हाँ। गुजारिश ये भी है कि जो लॉयर जो पटियाला हाउस में जिस तरह के तोड़फोड़ कर रहे या फिर कानून को अपने हाथ में ले रहे, मैं उसका बहुत घोर वे में खंडन करता हूं। और मैं समझता हूं कि, और मेरा गुजारिश भी है कि कानून को अपने हाथ में ना ले और कोर्ट को अपना प्रक्रिया चलाने की एक मौका दे जी। जहां बात आती है कन्हैया की, कल मैं किसी चैनल पे बैठा हुआ था, उसी दौरान एक क्लिप आया था, उस चैनल पे दिखाया गया था जहां पे आपके अफजल गुरु का पोस्टर हाथ में लेते हुए कन्हैया को दिखाया गया है उस वीडियो पे। सवाल यह है कि कन्हैया ने देशद्रोह का नारे लगाया या नहीं लगाया, वो कोर्ट तय करेगा। पर प्राइमा फेसी कहीं ना कहीं पे यह साबित होता है कि वो जरूर उस पूरे चीज पे शामिल था। पर मैं समझता हूं और मैं मानता हूं कि ये जितने सारे छात्र हैं जिनका नाम आया है वो तो केवल मुखौटा है, छोटे छोटे प्यादे हैं। असल में हमें इसके पीछे एक जड़ पे जाना चाहिए। जड़ पे वहां के फैकल्टी मेंबर्स में से बहुत ऐसे फैकल्टी मेंबर्स हैं जो भारत के विरोध में बाकायदा तालीम पढ़ाते हैं। जड़ पे जाने के लिए उन सब की धरपकड़ होने की बहुत आवश्यकता है।
आज जिस तरह से पूरे देश में ये नासूर के हिसाब से जिस हिसाब से फैल रहा है, कल जादवपुर यूनिवर्सिटी में आपने देखा है, मुंबई यूनिवर्सिटी में आपने देखा है, इस तरह से अगर चीजें फैलती रही और इसको अगर सख्ती से अगर नहीं निपटाया गया और अगर इस पर काबू नहीं पाया गया तो कल को भारत का अखंडता पे प्रश्न चिन्ह है और भारत बिखर सकती है, टूट सकती है। कांग्रेस का एक इतिहास रहा है आजादी के दौरान इंडिपेंडेंस मूवमेंट को लेकर। मैं मानता हूं और मैं समझता हूं कि राहुल गांधी जी ने जो कुछ कहा है जेएनयू के परिसर में और उस पे जिस हिसाब से आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उस याचिका को जो मंजूरी दी है, देशद्रोह की याचिका को जो मंजूरी दिया गया है इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि उस पर सुनवाई होगी। कहीं ना कहीं पे ये जरूर राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा करता है। कांग्रेस पार्टी का क्योंकि एक इतिहास रहा है आजादी को लेकर, मेरा मान है राहुल गांधी जी से और कांग्रेस के उपाध्यक्ष से कि राष्ट्र से वो माफी मांगे। बहुत हल्की आवाज आ रही है, गुजारिश है बहुत ध्यान से उसको सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए राहुल गांधी उसमें क्या कह रहे हैं। इंग्लिश में बाइट है, बहुत हल्की आवाज आ रही है, किसकी आवाज दबाने की बात कर रही है वो हम बाद में इस पर चर्चा करेंगे। आप ध्यान से सुनिए उस क्लिपिंग को। Indian people getting a voice. They're scared. They're terrified. And I'm telling you what they're terrified of. They're terrified of poor Indian people, weak Indian people getting a voice. जी सुरेंद्र जी, यहाँ पर किसके लिए बात कर रहे हैं राहुल गांधी, ये आपसे जानना चाहेंगे। उनका दे आर स्केर्ड, दे आर टेरिफाइड पीपल, दे आर वीक इंडियन पीपल, किसके बारे में बात कर रहे हैं आप थोड़ा हमको विस्तार से ही बता दें। दीजिए तब इसमें क्या जी बताएं क्या कहा राहुल जी ने कि कौन देशद्रोही है और कौन देशभक्त है, ये कौन तय करेगा? देश का संविधान तय करेगा या भारतीय जनता पार्टी तय करेगी? आप मुझे बताएं, देश संविधान से चलेगा या भारतीय जनता पार्टी से चलेगा? सुरेंद्र जी बात हमारी पूरी सुन लीजिए, सुरेंद्र जी बात हमारी पूरी सुन लीजिए। जब ये चर्चा शुरू हुई थी तो हमने ये बोला था कि राहुल गांधी वहां पर पहुंचे थे और उन्होंने कहा था कि छात्रों की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। हमने ना ही देशद्रोह का मुद्दा बात बोली थी, ना ही देश राजनीति की बात बोली थी। हम ये क्लिपिंग आपको सुना रहे हैं। अब हम ये आपसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने कहा है कि किसके बारे में बात कर रहे हैं राहुल गांधी, कौन डरा हुआ है? बिल्कुल सही कहा है राहुल गांधी ने, वो छात्रों की आवाज से डर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आप चिचियाओगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार छात्रों की आवाज से डर रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रोहित वेमुला से डर रही है। आप मेहमान हैं उनको भी शामिल कर लीजिए चर्चा में, हमारे मेहमान शामिल करना बहुत जरूरी है। आपके पास आते हैं, ये पूरी लड़ाई जो हमें अभी तक में नजर आई है, ये पूरी लड़ाई है दक्षिणपंथी और वामपंथियों की, और बेचारा जेएनयू बेकार में बदनाम कर दिया गया है। देखिए, दंग साहब अपनी जगह पर हैं और सुरेंद्र राजपूत जी अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन असल मुद्दा यह है कि दोनों में से जो दो चीजें हुई हैं इस देश में, उन दोनों में से दोनों चीजों को इससे उचित नहीं ठहराया जा सकता। पहले अगर देश विरोधी नारे लगे हैं उसको भी किसी कीमत पर उचित नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन उसके बदले में जिन लोगों ने, जिन वकीलों ने ये कारनामा किया है उसको भी किसी कीमत पर उचित नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि देश सबका है। ठीक है, अगर उन लोगों ने देशद्रोही नारे लगाए हैं, पुलिस का काम है उनको पकड़ेगी, सरकार है वहां पर, वो उनको सजा देगी और कोर्ट न्यायालय उनको सजा देगी। ये वकीलों को किसने अधिकार दे दिया कि वो लोगों को, उनको मारे, उनको पीटे, उनको वहां तक जाने न दे, उनकी आवाज दबा दे? तो सबसे पहले देखना ये होगा कि दोनों तरफ के
ये वकील की अगर हम बात करें तो वकीलों की भी कम गुंडागर्दी नहीं है, चाहे दिल्ली पटियाला हो चाहे लखनऊ हो। लखनऊ में भी अभी एक बड़ी घटना घटी जहां पर सारे लोगों को मारा गया। दिल्ली में पत्रकारों को दौड़ा करके मारा गया, उनके कैमरे तोड़ दिए गए। अब पत्रकार अगर अपना काम नहीं करेंगे तो क्या देशभक्ति करेंगे? मतलब सारी देशभक्ति का ठेका इन वकीलों ने ले लिया, वो भी कचहरी के अंदर। अरे आप में अगर इतनी दम है, आप कश्मीर में जाकर के अपना दम दिखाइए, छोड़ दीजिए अपनी वकालत यहाँ पर, चले जाइए कश्मीर में। वो भी जो पाकिस्तानी कर रहे हैं, जो अपने आप को देशभक्त बताते हैं, वो आकर के इंडिया में इतनी बड़ी वारदात करके चले जाते हैं, अपना खून बहा देते हैं। आप में से एक आदमी वहां पर नहीं चला जाता है। चर्चा न करके जो इस वक्त हालात बने हुए हैं, और जो मेरा प्रश्न था कि दक्षिणपंथी और वामपंथी यहाँ पर लड़ाई इन दोनों के बीच की है और जेएनयू बेकार में इसमें बदनाम होता जा रहा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक लेते हैं प्रदीप जी, उसके बाद हम इस सवाल का आपसे जवाब देते हैं। जो देश में हालात बने हैं उस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। जेएनयू में हुए हंगामे के बाद इस वक्त देश दोफाड़ में नजर आ रहा है। एक तरफ देशद्रोही गतिविधियां नजर आ रही हैं, वहीं दूसरी तरफ देश में उसके प्रेमी भी नजर आ रहे हैं और लगातार यहां पर संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। इसी पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। प्रदीप विश्वकर्मा जी से ब्रेक में जाने से पहले हमने सवाल किया था। जी प्रदीप जी। आवाज नहीं आ रही। तुलिका आवाज नहीं आ रही है। बिल्कुल तुलिका जी आप जी प्रदीप जी, अब आपके पास आवाज आई? तुलिका जी आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ अब आई। जी प्रदीप जी, सवाल मेरा एक बार फिर से हम दोहरा देते हैं कि जो हालात बने हुए हैं, कहीं ना कहीं जैसा कि अभी दत्ता साहब ने भी बोला था कि वामपंथी जो गतिविधियां कर रहे हैं उस पर, और जो अभी दक्षिणपंथी हम लगातार बात कर रहे हैं, वो यहाँ पर लड़ाई उन दोनों के बीच की हो रही है और जेएनयू इस वक्त अड्डा बना हुआ है। अब दक्षिण वामपंथ में क्यों बात नहीं? देखिए, जंग साहब ने एक बात तो बिल्कुल ठीक कही कि जेएनयू हमेशा से राजनीति का अड्डा रहा है और ये अच्छी बात है। अगर हम यौन शोषण की बात वहां से थोड़ी देर के लिए घटा दें, क्योंकि ये घटनाएं तो पूरे देश में होती रहती हैं, तो राजनीति का अड्डा रहा है और वहां पर सारे आंकड़े भी कहते हैं कि हर साल यौन उत्पीड़न के 17 मामले सामने आ रहे हैं, उत्पीड़न के मामले सामने आ रहे हैं। राजनीति हो, बिल्कुल ठीक करें, उसको रोकना चाहिए। उस पर ये सरकार का काम है कि उस पर अंकुश लगाए, उस पर कठोर कार्रवाई करे। लेकिन जहां तक हम राजनीति की बात करते हैं, चाहे दक्षिणपंथी राजनीति हो चाहे कोई भी राजनीति हो, जेएनयू एक बड़ा से अखाड़ा रहा है और वहां पर ये सबसे अच्छी बात ये रही है कि वहां पर सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। देश में उसका नाम है, पूरी दुनिया में उसका नाम है। जेएनयू से निकले हुए बड़े वहां से निकले हुए लोग पूरे देश में अपने आप को स्थापित किए हैं और बड़े लोगों ने वहां पर अभ्यास किया है। ऐसे में उस संस्थान को बदनाम करना कोई ठीक बात नहीं है। ठीक बात है कि अगर वहां पर देशद्रोही गतिविधियां हो रही हैं तो ये सरकार का काम है कि वहां पर देशद्रोही गतिविधियों पर रोक लगाए। अगर यौन शोषण हो रहा है तो यौन शोषण करने वालों पर कठोर कार्रवाई करे, उनको फांसी तक पहुंचाए, उससे हमें कोई इतराज नहीं है। लेकिन जिस तरह से राजनीतिक गतिविधियां वहां पर हो रही हैं, सारे लोग अपनी बात को ठीक तरह से वहां पर रख पाते हैं। ये एक बड़ा मंच है और उस मंच को जारी रहने देना चाहिए था। जी चलिए हम नागेंद्र सिंह जी के पास आ जाते हैं। नागेंद्र सिंह जी, मैं दो बातें कहना चाहूंगा। जी सुरजीत जी आपके पास आते हैं। नागेंद्र सिंह जी की भी बात सुन लेते हैं, फिर सुरजीत जी आपके भी पास आ रहे हैं। नागेंद्र सिंह जी, यहाँ पर ये जो पूरी चर्चा चल रही है, जाहिर तौर पर इसमें भूमिका सक्रिय तौर पर समाजवादी पार्टी की नजर नहीं आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि वो एक राजनीतिक दल है तो उसकी कोई ना कोई भूमिका होनी चाहिए। जी तुलिका जी, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है जी, और ये रहेगा। जो भी इस पे धर्मनिरपेक्षता पे चोट पहुंचाने की कोशिश करेंगे उसको इस देश की जनता जो है कुचलने का काम करेगी। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी को लेकर के उंगली उठाना, नागेंद्र जी यहाँ पर सवाल नहीं कहा जा सकता है, नहीं है। यहाँ पर देशद्रोह का ये पूरा देशद्रोह की ही बात मैं कर रहा हूँ। देशद्रोह, ये देशद्रोह का मामला नहीं है। ये देश के जो कट्टरपंथी लोग हैं, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में कट्टरपन को, चाहे वो हिंदू का हो, चाहे मुसलमान का हो, चाहे जाति का हो, ये कहीं इस देश की जनता बर्दाश्त नहीं कर सकती। देश चलेगा महात्मा गांधी के रास्ते पर या गोडसे के रास्ते पर। सवाल इस बात का आकर खड़ा हो रहा है, कौन से लोग हैं जो गोडसे को महत्व देते हैं, कौन से लोग हैं जो कानून, इस देश के संविधान कानून में विश्वास नहीं करते। 6 दिसंबर 1992 को
बाबरी मस्जिद शहीद करा दी गई। ये कहां नहीं देखिए, हम इतिहास में इतना पुराना इतिहास हम नहीं लेके बैठे हैं, क्योंकि चर्चा हम आज के हालात पे कर रहे हैं, आज के हालात पे ही बने रहे। जी सुरेंद्र जी आपके पास है, इससे पहले दत्ता साहब की बात को सुन लेते हैं। जी दत्ता साहब। जी मैं ये दत्ता साहब जी, यहाँ पे 3-4 चीजें महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहली बात है कि जो भी कानून को हाथ में ले रहा है, चाहे वो वकील हो चाहे और कोई क्यों ना हो, उनका बहिष्कार होना चाहिए और उनको कानून के हिसाब से सजा मिलनी चाहिए, इस पे कोई दो राय नहीं है। जी। दूसरी बात यहाँ पे यह है कि कोई जेएनयू को पूरी तरह से कोई भी बदनाम नहीं कर रहा है और ना ही जेएनयू बदनाम हो रही है। वहां पे कुछ ऐसे ताकत है, कुछ ऐसे लोग हैं जो भारत के विरोध में काम करते हैं, चाहे वो फैकल्टी मेंबर्स हो, चाहे वो छात्र संघ के लोग हो, चाहे वो छात्र हो, उनके ऊपर कार्रवाई होने की बहुत आवश्यकता है और उनको सख्त से ज्यादा सजा मिलने की जरूरत है और मिलनी चाहिए। तीसरी बात यहाँ पे ये भी है कि मीडिया के ऊपर जिस तरह का आक्रमण किया जा रहा है रिपोर्टिंग के लिए, वो घोर निंदनीय है और मीडिया को प्रोटेक्शन देने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ कुछ संगठन जो इसको धर्म के नाम पे मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मैं इस चीज का खंडन करता हूं, निंदा करता हूं। ये एंटी नेशनल एक्टिविटीज का कोई धर्म नहीं होता है, कोई मजहब नहीं होता है, कोई जात नहीं होता है, कोई क्षेत्र नहीं होता है। एंटी नेशनलिज्म होता है, वो देश द्रोह होता है, देश के विरोध होता है और उसके साथ कोई भी जात पात या फिर मजहब की आधार नहीं होती है। और मजहब को अगर जानबूझ के अगर लाने की कोशिश की जा रही है तो वो कहीं ना कहीं पे सांप्रदायिक हिंसा फैलाने की अटेम्प्ट है और एक कोशिश है। और यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, नहीं सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक चीज और ऐड करना यहाँ पे जरूरी है, वो है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो आज याचिका की जो मंजूरी दी है देशद्रोह का राहुल गांधी के ऊपर, वो कहीं ना कहीं पे दर्शाता है कि राहुल गांधी ने कुछ ऐसी बातें कही है जो देश के हित में नहीं है। क्या कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जो कांग्रेस के युवराज है, क्या वो आज के डेट में ये याचिका की मंजूरी हुई है, क्या वो राष्ट्र से माफी मांगेंगे? जी सुरजीत जी। मैं दो बातें कहना चाहता हूं। किस धर्मनिरपेक्षता की बात आप कर रहे हैं? एक बंधु किसी व्यक्ति ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद साहब के प्रतिष्ठा के खिलाफ कुछ बातें कही, देश के कानून के अनुसार गिरफ्तार कर लिया गया, आरएसएस के ऊपर लगा दिया गया। 2.5 लाख गुंडों ने खड़े होकर के मालदा के अंदर इतना बड़ा उत्पात किया। राहुल गांधी जी वहां क्यों नहीं गए? क्यों नहीं गए? वहां पूर्णिया में हुआ, वहां आप क्यों नहीं गए? आप किस धर्मनिरपेक्षता की बात कर रहे हैं? धर्मनिरपेक्षता की ठेकेदारी केवल एक ही वर्ग ने ले रखी है जो जिसको लोग बहुसंख्यक कहते हैं। आप अल्पसंख्यकों के वोट के लिए कितना नीचे गिरना चाहते हैं? बता तो दीजिए कितना नीचे गिरना चाहते हैं? क्या वोट बैंक ही सब कुछ है? मैं प्रार्थना करता हूं, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं सभी राजनीतिक दलों से, देश बहुत बड़ा है, भारत रहेगा तो हर व्यक्ति राजनीति करेगा। जब भारत के ही बंटवारे हो जाएंगे, भारत का ही नाश हो जाएगा, तो राजनीति क्या बचेगी? काहे का संविधान, काहे का कानून? और जेएनयू में तो सीधे सीधे संविधान को चुनौती दी गई, कानून को चुनौती दी गई। मैं बात सहमत हूं विश्वकर्मा जी से कि किसी को अपने हाथ में उत्तेजित होकर कानून नहीं लेना चाहिए, मगर अगर इस प्रकार की एक तरफा हरकतें बर्दाश्त की लोग करते रहेंगे जो विभिन्न राज्य सरकारें हैं, तो निश्चित रूप से जान लीजिए कि देश की जनता उत्तेजित होकर किसी स्तर तक जा रही है और वो देश के लिए बहुत खतरनाक दिन होगा। मैं चाहता हूं कि राजनीति से ऊपर उठिए, देश बहुत बड़ा है, देश है तो राजनीतिक दल है, देश है तो संविधान है, देश है तो कानून है। इसलिए प्रार्थना करता हूं कि कृपा करके वोट बैंक के ऊपर उठना सीखिए, नहीं सीखिएगा तो देश का नाश हो जाएगा। और देशद्रोहियों के खेलने में खड़ा होना ये स्वयं अपने आप में देशद्रोह। सुरजीत जी अब समय हमारे पास नहीं बचा है। सुरेंद्र जी समय बहुत कम है, बहुत कम समय में आप अपनी बात बोल दीजिए, हमको प्रदीप जी के पास भी जाना। देखिए तुलिका, एक वसीम बरेलवी का शेर था कि दिए का कद घटाना हो तो रातें बड़ी करना, और किसी को छोड़ना हो तो मुलाकातें बड़ी करना, और बड़े शहर में रहने का हुनर सबको नहीं आता, और बड़े शहर में रहना हो तो बातें बड़ी करना। तो डंग साहब जो है बड़ी बड़ी बातें करके, भाई डंग साहब ये देश, बड़ी बात बीच में नहीं बोला,
कृपा करके बोलने दें। अरे आप ये सबसे बड़ी बात है यहाँ पर, ये देश जो है संविधान से चलेगा, ये देश आपकी और मेरी भावनाओं से नहीं चलेगा। और आपने देखा, और ये देश रहेगा तो संविधान रहेगा, और ये संविधान सर्वोच्च है, और इस संविधान से ही देश चलेगा। आपकी इस बात का मैं पूरा प्रतिकार करता हूं। अगर ये भारतीय जनता पार्टी का आधिकारिक वक्तव्य है, अगर ये भारतीय जनता पार्टी का आधिकारिक वक्तव्य है, देश का संविधान बाहर में जाए तो भाई मुझे बता दीजिए। और रही बात उसकी, इस बात के लिए हम आपको जवाब बंगाल के पास आते हैं। भारतीय जनता पार्टी बाहर में जाए। देखिए, एक डंग साहब की बात भी ठीक है और सुरेंद्र राजपूत जी भी अपनी बात ठीक करें, लेकिन सवाल ये होता है, डंग साहब करें, देश रहेगा तो सब कुछ रहेगा। अरे ऐसा ठीक बात है, देश रहेगा तो सब रहेगा, लेकिन हमको देश के उन लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए जिनको आज तक कुछ नहीं मिला। 40 करोड़ लोग आज भी इस देश में भूखे रहते हैं। ये आज विषय नहीं है, विषय की बात नहीं है। देशदारी आपको कह रहे हैं कि संविधान इंदिराजी मर गए, कभी के नाम पर आप उनको बलि चढ़ा देंगे। देशभक्ति के नाम पर जो लोग हैं उनको आप थोड़ी कह रहे हैं। नहीं, कितने आप नालायकों का नारा है, गरीब देश की जनता फैसले करके आगे बढ़ाएं। सभी मेहमानों का हम बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहते हैं। नागेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस प्रोग्राम में आने के लिए। सुरेंद्र राजपूत जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदीप विश्वकर्मा जी, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुरजीत सिंह डंग साहब, आपका भी धन्यवाद। और एसके दत्ता जी, दिल्ली से मैसेज चुनने के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। देश रहेगा तभी संविधान रहेगा। जिस तरह से राजनीति की जा रही है, जैसा कि मैंने इस प्रोग्राम की शुरुआत में कहा था कि राजनीति देश के लिए होनी चाहिए, राजनीति के लिए देश नहीं होना चाहिए। लेकिन विडंबना यह है कि इस वक्त देश में हालात ऐसे ही बने हैं कि राजनीति के लिए देश का इस्तेमाल किया जा रहा है। आज के मुद्दा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़।